चलिए अब क्योंकि ये अनाउंसमेंट, बड़ी अनाउंसमेंट कर दी गई है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा, हम चर्चा के लिए रुक कर लेंगे। हमारे दो गेस्ट हमारे साथ इस वक्त जुड़ गए हैं। राजीव सूद सीए हैं, बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। सुहेल काजमी पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले राजीव सूद आपके पास आएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये जो अनाउंसमेंट था सर, वो इसे डबल बोनेंजा कहते हैं, आप किस नजर से देख रहे हैं? देखिए, डबल बोनांजा हम तो स्वागत करते हैं इस निर्णय का, जो कि शुरू हो गया था। आपके इनकम टैक्स के रिफॉर्म्स के साथ साथ जीएसटी का रिफॉर्म्स भी किए हैं। बेसिकली हम एक इंडियन इकोनॉमी को शिफ्ट कर रहे हैं एक सेविंग इकोनॉमी से स्पेंडिंग इकोनॉमी की तरफ। ये एक बहुत बड़ा एक परिवर्तन है। और जिस तरह से हमारे डायनेमिक्स बिजनेस के चेंज हो रहे हैं, पहले जो उनसा था कि हम इनकम टैक्स में देते थे, चाहे एलआईसी में राहत देते थे कि अगर छूट मिलती है, आप हेल्थ इंश्योरेंस कराते हैं, एनएससी खरीदते हैं, पीपीएफ करते थे, वो छूटें खत्म करके एक न्यू रजीम बनाई थी जिसमें 12 लाख तक कोई टैक्स नहीं बनता। आज जो है, जो 22 तारीख से कल नवरात्रों का श्री गणेश होगा, तो उसमें भी हमें जो एक काफी राहत मिलेगी उपभोक्ताओं को। जितने भी हैं वो स्पेंड करना चाहती, सरकार चाहती है कि ज्यादा से ज्यादा खरीद फरोख्त हो, जिससे कि इकोनॉमी में चर्निंग हो और एक कंजम्पशन पैटर्न जो है हमारा बढ़ता रहे, और जिससे हमारा अनुपात जो है, हमारी जीडीपी ग्रोथ जो है वो बढ़ती रहे। तो एक पैराडाइम शिफ्ट है फ्रॉम अ सेविंग इकोनॉमी टू अ स्पेंडिंग इकोनॉमी, जो कि वर्ल्ड ओवर इसी टाइप का ही आप देखते हैं कि आप चाहे अमेरिका में देखो, वहां पे भी लोगों को एक इनकरेज किया जाता है कि आप खर्चा करें। तो यहाँ पे भी है कि आप खर्च करें। ट्रैवल में भी आपका कम हो गया, 5% हो गया वैट। आपकी गाड़ियां भी सस्ती हो गई, उसमें भी 18% हो गया छोटी गाड़ियों में। इस तरह से रोजमर्रा की जो दवाइयां हैं, चाहे वो आपके एफएमसीजी गुड्स हैं, उनमें भी अगर ये राहत मिली, तो यही दर्शाता है कि अब जो है हमारी जो एक सोच जो है सरकार की तरफ से है कि आप पैसा खर्च करें और उपभोक्ताओं के हाथ में कुछ पैसा जुड़े और वो सेविंग की जगह खर्च करें। ठीक है सर, आप बने रहिए हमारे साथ। राजीव सर, सुहेल काजमी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सुहेल काजमी जी, ये जो रिफॉर्म आया है, इसे आप कैसे देख रहे हैं? देखिए मैम, गुड इवनिंग। सूद साहब को भी, आपको भी। दूसरी बात यह है, हमें आगे बढ़ना है और आगे बढ़ते हुए मुल्क के लिए हमें रिफॉर्म्स के लिए तैयार रहना चाहिए, हमेशा तैयार रहना चाहिए। वो हमारा एक माइंड सेट है, जो माइंड सेट 2019 में, जैसे आपने खुद ही कहा, जब ये जीएसटी इंट्रोड्यूस हुआ तो हमारा माइंड सेट नहीं बना हुआ था, पूरे भारतीयों का माइंड सेट नहीं था। पता नहीं वन नेशन वन टैक्स क्या है, इसमें क्या नुकसानात हो जाएंगे पूरे भारत के लोगों को, और जो समझ नहीं आई कंज्यूमर को भी और गवर्नमेंट को भी समझाने में थोड़ा वक्त लगता है। जब कोई चीज इंट्रोड्यूस होती है, रिफॉर्म्स को इंट्रोड्यूस किया जाता है, तो उसको ग्राउंड पे इंप्लीमेंट करने में कुछ टाइम लग जाता है। और इतना बड़ा विशाल भारत, 140 करोड़ की आबादी, छोटे यूनिट्स, बड़े यूनिट्स में, बीच वाले यूनिट्स, सबको लेके चलना और सबके साथ, जैसे प्रधानमंत्री कह रहे हैं, आज उनका जो एड्रेस टू नेशन था वो एक प्राइम मिनिस्टर का था, उसमें किसी पॉलिटिकल पार्टी को वो डिस्कस नहीं कर रहे थे, वो सिर्फ रिफॉर्म्स की बात कर रहे थे। और उस रिफॉर्म्स को लाते 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 आज जो स्थिति भारत की वो बता रहे थे, मैं समझता हूँ ऑन ग्राउंड बिल्कुल फिजिबल है। और पूरा जो दुनिया है, जो भारत के लोग हैं, वो समझ रहे हैं कि किन चीजों पे कहां कहां परेशानियां होती थी, कहां दुश्वारियां होती थी। उन सब को दूर करते हुए प्रधानमंत्री ने जो एड्रेस टू नेशन में जीएसटी इंप्लीकेशंस को लेके जो दिमागों पे अलग अलग विचारधाराएं चलती थी, वो सब उन्होंने साफ कर दी। और मुझे लगता है ये पॉजिटिव स्टेप है। नवरात्रों के आगमन पे भारतवासियों को एक बहुत बड़ा तोहफा है। और आज जिस तरह से ग्लोबल डिसऑर्डर पूरी दुनिया में है, आशंकाएं हैं, तो उस चीजों में हमारे प्रधानमंत्री अपने भारतीयों के लिए ये एड्रेस टू नेशन में सब चीजें जो छोटी छोटी बारीकियों से समझा रहे हैं, मैं समझता हूं हमें विकसित होना है। और विकसित होते होते वो जो सपना ये हमेशा दिखाते हैं 2047 विकसित भारत का, उसकी ये पहला बड़ा इंपॉर्टेंट स्टेप है जिसकी तरफ भारत आगे बढ़ रहा है। और मैं सारी आइटम्स देख रहा था जो आपके स्क्रीन पे भी डिस्प्ले हो रही थी, वो 5% जीएसटी जो नीचे हुआ है, डाउनग्रेड हुआ है, वो सब वो चीजें हैं जो कंज्यूमेबल आइटम्स हैं, जो हर घर के साथ जुड़ी हैं, हर इंसान के स्वास्थ्य का साथ जुड़ी हैं, हेल्थ केयर सेक्टर के साथ जुड़ी हैं, या बाकी चीजों के साथ जुड़ी हैं, जो आम इंसान जो है रोजमर्रा की जिंदगी में जूझता है। तो उस पर ये टैक्स की रिबेट जो है एकदम नीचे आई है, डाउन साइज हुई है। तो ये ऑल आर वेलकम स्टेप्स। और मुझे लगता है इतने बड़े ग्लोबल डिसऑर्डर में भी हर मुल्क परेशान है, लेकिन भारतीयों को राहत पे राहत अगर प्रधानमंत्री दे रहे हैं, तो मैं समझता हूँ बड़ा इंकरेजिंग साइन है पूरे भारत की आवाम के लिए, लोगों के लिए, और हर वर्ग के लिए जो भी यहाँ रहते हैं। काजमी साहब, आप ये तो नहीं कहना चाह रहे कि जब 2017 में जीएसटी लागू किया गया था तो
कॉम्प्लेक्स लोगों को लगता था कि क्या है जीएसटी, और कुछ लोग ऐसे भी थे जो कि सवाल या निशान भी खड़े कर रहे थे। अब जब ये नया जीएसटी रिफॉर्म सामने आया है, लगता है कि पीएम का विजन लोगों को क्लियर हुआ होगा। बिल्कुल 100%। देखिए, हम अभी यहाँ एजुकेशन का स्टैंडर्ड क्या है भारत में, पॉपुलेशन देख लीजिए, हेल्थ केयर सेक्टर देख लीजिए, बहुत सारी जो बेसिक जो इंस्टीट्यूशंस हैं बड़ी इतनी मजबूत नहीं है जैसे कि अमेरिका और लंदन में। लोगों को समझाने में, लोगों के पास जाने में, एक स्टेट दूसरी स्टेट से वेरी करती है, एक स्टेट में दूसरी सरकार है, दूसरी स्टेट में दूसरी सरकार है, ओपिनियंस नहीं मिलते हैं। उनको जोड़ते 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 मुझे लगता है आज जो एड्रेस टू नेशन में उन्होंने कहा है, मुझे लगता है उसका जो जिस विस्तार पूर्वक तरीके से उन्होंने समझाने की कोशिश की है वो हर एक की समझ में आई है, और इसका फायदा डाउन द लेन हर इंसान, हर गरीब, हर मजदूर, हर बड़े उद्योगपति को, बीच वाले उद्योगपति को, सबको होगा। और मुझे लगता है वक्त लगता है कुछ चीजों को इम्प्लीमेंट करने में, लेकिन फाइनली ये सब चीजें जो हैं लोगों के हितों में हैं, और इसीलिए भारत आगे बढ़ने की जो है वो एक दिशा में चल रहा है। ठीक है, काजमी साहब आप बने रहिए हमारे साथ। आर एस पठानिया जी हमारे साथ जुड़ गए हैं बीजेपी से। पठानिया जी, जिस तरीके से काजमी साहब कह रहे थे कि स्टेट्स को भी साथ में लेकर चलना है, सर पहले तो ये जो रिफॉर्म है इस पर आपका रिएक्शन लेंगे, लेकिन अलग अलग स्टेट्स, अलग अलग ओपिनियन, ये बहुत चैलेंजिंग जाहिर तौर पर रहा होगा गवर्नमेंट के लिए सबको एक मत पर लेकर आना, और आप किस तरीके से देख रहे हैं अब इस रिफॉर्म को? तो सभी पैनलिस्ट को और आपके जितने भी जो दर्शक डायरेक्टली इस शो को देख पा रहे हैं, और खासकर जिन्होंने डायरेक्टली पीएम का एड्रेस डायरेक्टली बिल्कुल माइन्यूटली उसे वॉच किया और उसका एक होलिस्टिक एक एप्रिसिएशन, एक उसका अंडरस्टैंडिंग किया है। फॉर द फर्स्ट टाइम एक ऐसा टैक्स रिफॉर्म जो एक देश का जो अधिकांश वर्ग है, सबसे पहले मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास और पुअर क्लास जो जिनको टारगेट करता है, ये ऐसा जीएसटी रिफॉर्म, जिस जीएसटी रिफॉर्म की बात उन्होंने सेकेंडली 15 अगस्त को लाल किले के प्राचीर से की और जल्द से जल्द उसे अमली जामा पहनाया और दिवाली के पहले पहले उसे इंप्लीमेंट करके लाया। मैं डायरेक्टली और स्पेसिफिक इसके जो कुछ सरकार के कुछ टेकअवेज हैं, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, इंफ्रास्ट्रक्चर में सरकार ने 60% इंक्रीज किया, एयरपोर्ट्स को डबल किया, बुलेट ट्रेन की बात की है, और ये जो नया टैक्स रिफॉर्म है, मेरा मानना है कि इससे डोमेस्टिक कंजम्पशन बढ़ेगा, डोमेस्टिक कंजम्पशन से सरकार की अर्निंग्स भी बढ़ेगी, सरकार ज्यादा स्पेंड कर पाएगी, मनी का ज्यादा सर्कुलेशन होगा। दिस इज वेरी एलिमेंट्री प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स। द मोर यू अलाउ द मनी टू फ्लो, the more your economy becomes redundant, the more your economy achieves a socialistic pattern। तो भारत सरकार नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, और विशेषकर जम्मू कश्मीर नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह जी के नेतृत्व में एक नया, एक अपने आप में एक फाइनेंशियल फ्रीडम, एक फाइनेंशियल, एक अपने आप में ऑटोनॉमी, और सबसे बड़ी बात है एक फाइनेंशियल आत्मनिर्भरता की ओर चल रहा है। अगर एक लाइन में इसे सम अप करना हो, the way we used to count India before Gandhi, India after Gandhi, India before East India Company, India after East India Company, मुझे लगता है इंडिया की इकोनॉमिक हिस्ट्री, इंडिया बिफोर आत्मनिर्भर भारत एंड इंडिया आफ्टर आत्मनिर्भर भारत। हमने 150 स्टार्टअप से शुरू किया, आज 3.5 लाख स्टार्टअप्स पूरे कंट्री में हमारे पास हैं। मुझे लगता है एक नया आयाम, एक नया मोड़, और ये सरकार ने अपने पेनल्टीमेट पहले ही तकरीबन सरकार को बने हुए 1 साल के पास अभी सरकार ने अपना 1 साल और चंद महीने सरकार का हुआ। मुझे लगता है अगले 3-4 साल में इसके बहुत सारे डिविडेंड्स आएंगे। हाँ, मैं बार बार बताऊं, एक तो दो इससे एक जो हमें जिन चीजों से हमें रुकना चाहिए, जिन चीजों से हमें परहेज करना चाहिए, फर्स्ट ऑफ ऑल कि पॉलिटिक्स इज ऑलवेज रिफॉर्मेटिव, पॉलिटिक्स इज ऑलवेज पब्लिक ओरिएंटेड। डिसइंफॉर्मेशन, मिसइंफॉर्मेशन ये कभी चलेगी नहीं। यू नीड टू इन्फॉर्म, you need to reform and you need to better inform। अगर आपको कोई ऐसा कोई यूजफुल कंस्ट्रक्टिव जो आइडिया या कोई ऐसा कोई अमेंडमेंट या ऐसा कोई यूजफुल कोई इंटरवेंशन किसी भी स्टेट प्लेयर या किसी भी स्टेट के ध्यान में, उसे लेकर आना चाहिए। दिस इज नॉट द फाइनल वर्ड ऑन द सब्जेक्ट, बट द वे जिस तरीके से आपने एक नेगेटिव माइंडसेट के साथ कुछ पर्टिकुलर तत्वों ने, कुछ पर्टिकुलर ताकतों ने, कुछ पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी ने, कुछ पर्टिकुलर पॉलिटिकल नेताओं ने इसको एक बस मतलब ये वो जिसे कहते हैं अपोजिशन, जस्ट फॉर द सेक ऑफ अपोजिशन, दिस एटीट्यूड इज वेरी नेगेटिव स्टेप। इससे भारत एज ए कंट्री, भारत को खड़ा होना होगा, और भारत खड़ा हुआ है। भारत ने, और पठानिया साहब, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तो खुद भी ये कहा है कि रिफॉर्म इज अ ग्रेजुअल प्रोसेस, समय और जरूरत के हिसाब से चेंजेस होते रहने चाहिए, और इसी को रिफॉर्म कहते हैं। रिफॉर्म हमेशा होता रहता है। लेकिन आपने डोमेस्टिक कंजम्पशन की जो बात की थी, कुछ इसी तरह की बात हमारे साथ राजीव सूद जी जुड़े हुए हैं, उन्होंने भी हमसे कही थी। डोमेस्टिक कंजम्पशन, राजीव सूद, आपने कहा था कि सेविंग इकोनॉमी से स्पेंडिंग इकोनॉमी की तरफ भारत को बढ़ाना उद्देश्य है, लेकिन इसका गोल क्या रहेगा सर, और इस गोल के जरिए हम क्या हासिल करेंगे? देखिए, बेसिकली अगर हम देखें, ये
पहले जैसे रिफॉर्म्स की बात करें, रिफॉर्म्स एक इवॉल्व करते रहने चाहिए, और प्रधानमंत्री जी ने भी यही कहा कि हमने जो है एक जो बिजनेस का डायनेमिज्म देखा और उसके अनुसार जो कंज्यूमर को चाहिए था कि उनके जो जेब में एक्स्ट्रा पैसे हैं उसका पूरा उन्होंने ध्यान रख के ये एक कदम उठाया है। और ये मुझे ये लगता है कि ये जो कंजम्पशन पैटर्न, जो डोमेस्टिक कंजम्पशन पैटर्न है, इसको मद्देनजर ये जो टैरिफ ट्रम्प सरकार ने भी लगाए थे, इसको मद्देनजर के भी ये किया गया है कि जो स्टोरी हमारी अपनी ग्रोथ की है, जो इंडिया की है, वो बढ़ती जाए, सो डैट ऐसा जो ट्रम्प सरकार ने कहा था कि डेड इकोनॉमी है हमारी, वो डेड इकोनॉमी नहीं है हमारी। अगर ये अप्रैल मई जून की अभी आप तिमाही की ग्रोथ देखें, वो भी 7.8 है। इसी तरह से अगर ये डोमेस्टिक को हम बूस्ट देंगे, कंजम्पशन स्टोरी हमारी बढ़ती जाएगी, तो हमारी इकोनॉमी में ग्रोथ आएगा, और जिससे कि चाहे विदेशी निवेश भी आएगा और भी कई जो है हमारे को बेनिफिट मिलते रहेंगे। और एक आम जन के हाथ में अगर ये पैसे आते हैं तो वो उसको खर्च करे, ना कि वो अपना एफडीआर या सेविंग में गए। ये भी एक पैराडिगम शिफ्ट है इस पूरे जो क्रिया चली हुई है पिछले 5-6 महीने से। और ये रिफॉर्म जो है वेलकम है। अगला रिफॉर्म जो मैं चाहता हूँ वो ये है कि अभी आपने कंज्यूमर को तो आपने राह दे दी, अगला जो है वो रिफॉर्म जो है वो सरलीकरण में भी आना चाहिए कि जीएसटी का जो एक व्यापारी है, छोटा व्यापारी है या बड़ा भी है, तो उसको जो आईटीसी जो है वो सीमलेस हो जाए। तो नेक्स्ट रिफॉर्म भी एक्सपेक्टेड है, और मुझे पूरा ये भरोसा है कि आने वाले कल में इसके बारे में भी कोई ना कोई ये जागरूक है हमारी सरकार, और इसके बारे में लेकिन भी कोई ना सूद कोई साहब, जब पीएम जिक्र कर रहे थे आत्मनिर्भर भारत का, तो उन्होंने एमएसएमईज पर भी फोकस किया था, और उन्होंने कहा था कि जब एमएसएमईज पर हम फोकस करेंगे तो नियम और जो प्रक्रियाएं हैं वो भी आसान हो जाएंगी। ये कैसे होगा सर? देखिए, इस जीएसटी 2.0 फॉर्म्स में राहत जो है कंज्यूमर को तो है, पर लेकिन अगर ये हम सरलीकरण की बात करें कि जिस तरह से हम रिटर्न्स फाइल करते हैं, चाहे वो मंथली करते हैं या क्वार्टरली करते हैं या एनुअल करते हैं, उसमें जो आईटीसी का जो मुझे मिलता है इनपुट टैक्स क्रेडिट, उसमें थोड़ा सरलीकरण और सीमलेस करना आवश्यक है। वो भी एक मैं समझता हूँ। और ये जैसे मैंने पहले कहा कि इसके ऊपर जागरूक है सरकार, जीएसटी काउंसिल ने भी इसके बारे में काफी चर्चा करी है, और आने वाले कल में ये देखा जाएगा कि इसको भी थोड़ा सा जो जटिल है इस टाइम थोड़ा सा लगता है लोगों को, उसका सरलीकरण अवश्य होगा। सुहेल काज़मी साहब, ग्रोथ स्टोरी को एक्सेलरेट करना है, और एक बार फिर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आत्मनिर्भर भारत बनने पर जोर दिया है, और इसके लिए एमएसएमईज पर फोकस किया है। इस पर आपके क्या विचार? देखिए, सूद साहब ने बहुत अच्छी तरह, क्योंकि ये एक्सपर्ट हैं, फाइनेंशियल कंसल्टेंट हैं, तो इन्होंने तो बता दिया। लेकिन अंकिता मैंग, अगर आप साउथ एशियन कंट्रीज में देखें तो सबसे बड़ा जो मुल्क है वो हिंदुस्तान है, और सबसे ज्यादा प्रॉब्लम्स हिंदुस्तान में है, सबसे ज्यादा जो गवर्नेंस की भी प्रॉब्लम है हिंदुस्तान में है। इतना बड़ा मुल्क, इतनी स्टेटें, इतनी विचारधाराएं, इतनी जबानें, उसके बीच में भी अगर आप सबसे इंपॉर्टेंट अगर कोई हिंदुस्तान की रीढ़ की हड्डी है वो मिडिल क्लास है, और मिडिल क्लास जो है वो भारत के निर्माण में, भारत के रखरखाव में, भारत को बढ़ाने में एक बहुत अहम रोल प्ले करती है। ये जो जीएसटी एप्लीकेशन जो भारत के प्रधानमंत्री ने आज बोला है, ये सब चीजें मुझे लगता है उस मिडिल क्लास के साथ जुड़ी हुई हैं, जो बड़ा परेशान था कि इन दरों में क्या होगा, जो आपने खुद ही कहा 2019 में, और जो राहतें आहिस्ता आहिस्ता, क्योंकि डाउन द लेन जब आप इंप्लीमेंटेशन करती है किसी भी सिस्टम में, कोई नई विचारधारा आती है या नया वन नेशन वन इलेक्शन की आज सोच हम रख रहे हैं, और आज वो शुरुआत हुई है, किसी ना किसी वक्त वो भी हो जाएगा। तो वन टैक्स वन नेशन का जो कंसेप्ट था वो समझ नहीं आ रहा था, और समझ आने के साथ साथ समझाना बहुत मुश्किल था, क्योंकि मैंने कहा इतनी बड़ी आबादी को एड्रेस करना भी बहुत मुश्किल हो जाता है। लेकिन आज जिस तरह से विस्तार पूर्वक प्रधानमंत्री ने आपके सामने हर चीज, हर पहलू रख दिया, तो मैं समझता हूं सबसे ज्यादा जो खुशी होगी वो मिडिल क्लास और मिडिल क्लास के नीचे के लोग जो हैं, जो जुड़े हुए हैं अपनी आमदनी के साथ। उन्होंने ये भी कहा कि 12 लाख का जो है वो टैक्स रिबेट किस तरह से इस वक्त फाइनेंस मिनिस्टर ने अनाउंस की थी। ये सब वो चीजें हैं जो आम जो चंक है, जिसको मैं रीढ़ की हड्डी बोलता हूं, जो पाकिस्तान में एग्जिस्ट नहीं करती है, बांग्लादेश में नहीं है, कहीं और मुल्कों में नहीं है, लेकिन हिंदुस्तान में मिडिल क्लास जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट सेगमेंट है, जो भारत को आगे लेने में हमेशा 24 घंटे 24/7/365 काज़मी साहब, मिडिल क्लास का आप जिक्र बार बार कर रहे हैं, मिडिल क्लास को स्वदेशी से जोड़ देना कितना आगे भारत की इकोनॉमी के लिए फायदेमंद रहेगा? मिडिल क्लास क्योंकि इतनी बड़ी नंबर में, जैसा कि आप जिक्र कर रहे थे।
बिल्कुल। इसमें देखिए एमएसएमई की बात आप कर रही हैं। देखिए पूरी दुनिया में आज ये है कि गवर्नमेंट जॉब ही मिलना चाहिए। हिंदुस्तान में तो एक चलन है कि बस गवर्नमेंट सेक्टर में आप किसी ना किसी तरह इन्वॉल्व हो जाए। अगर आप प्राइवेट सेक्टर में गवर्नमेंट की कुछ स्कीम्स के साथ, गवर्नमेंट के फायदों के साथ, बैंक इंस्टीट्यूशंस के साथ काम करना चाहती हैं, तभी तो आप आत्मनिर्भर बनेंगे। आत्मनिर्भर से जैसे पठानिया साहब ने कहा, इतने इतने लोगों को फायदा हुआ, आज 3 लाख कुछ लोगों को उस सेक्टर में फायदा हो रहा है। तो आत्मनिर्भरता तो तभी आएगी जब हर घर खुशहाल रहेगा, हर बच्चा पढ़ लिख के अपने रोजगार के साधनों को, गवर्नमेंट सेक्टर को छोड़ के बाकी अलाइड सेक्टर्स में अपना काम और अपनी रोजी कमाने के जराये ढूंढेगा। तभी तो भारत आत्मनिर्भर बनेगा जैसे डेवलप कंट्रीज हैं। तो उसकी तरफ एक पेशरफ्त है, एक स्टेप्स थे जो प्रधानमंत्री ले रहे हैं, और लेते 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 आज वो वहां पहुंचे हैं। ठीक है काजमी साहब, आप बने रहिए, लेकिन आपकी बातें सुन के एक फैक्टर और दिमाग में आया था जिसका जवाब मैं आरएस पठानिया साहब से लूंगी। पठानिया साहब, आत्मनिर्भर बनना शायद इसलिए भी जरूरी है कि अमेरिका जैसी कंट्री, ट्रंप जैसे नेता भारत को आंखें दिखाने की कोशिश करें और बड़ी बड़ी पावरफुल कंट्रीज उनके सामने झुक जाएं, लेकिन भारत ऐसा देश है जो न झुका, बल्कि उल्टा ये हुआ कि ट्रंप ही डायरेक्टली इनडायरेक्टली मोदी को मनाने के लिए जुटे रहे। इसलिए भी जरूरी है क्या? जी, आपने ठीक कहा कि मैं बिना नाम लिए हुए ये जितनी भी जो अपने आप को सो कॉल्ड एक ग्लोबल पावर्स कहती हैं, इनकी गीदड़ भभकियों से भारत धरने वाला नहीं है। भारत एक दी फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी ऑफ द वर्ल्ड है। देखें, पूरे वर्ल्ड में बहुत बड़ा टेक्टोनिक शिफ्ट हुआ, इकोनॉमिक रिसेशन रहा है और बहुत से सिस्टम अपरूट हुए हैं। एक तो सिस्टम बिल्कुल ऐसी इकोनॉमीज हैं जो बिल्कुल बैठ गई। पूरे कंट्रीज का ये जो आज हमारे नेबरहुड में जो आपने 3 4 4 5 ये मेकओवर्स हुए, कहीं ना कहीं इन सब के पीछे एक इकोनॉमिक एक रीजन है। इनका आर्थिक एक कहीं ना कहीं क्रैश ये रीजन है पूरे के पूरे रिबेलियन का, पूरे माहौल बिगड़ने का, पूरे तख्ता पलट का। इस बदलते माहौल में जिसमें पूरा एक विश्व अपने आप में टेल स्पिन है और कहीं ना कहीं जो अपने आप को जो सो कॉल्ड ग्लोबल पावर्स हैं वो भी कहीं ना कहीं डेस्परेशन में है। इसमें भारत अपने आप को रिमॉडल कर रहा है, भारत अपने आप को रीअसेट कर रहा है और भारत 21वीं सदी के भारत के फॉर्मेट स्टीरियोटाइप में जा रहा। भारत इंडिया एट द रेट ऑफ 2047 के विजन को लेके चल रहा है। मैं फिर इसमें एक बड़े रिस्पेक्टफुल सबमिशन से कि एक इस टेक्टोनिक शिफ्ट के साथ भारत में जॉब क्रिएशन होगा, भारत में एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होगा, कंजम्पशन मैंने कहा बढ़ेगा, हमारे स्टार्टअप्स बढ़ेंगे, हमारा आत्मनिर्भरता इसमें सेल्फ डिपेंडेंस बढ़ेगी और सबसे बड़ा बूस्ट ये भारत की मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास और पुअर लोगों को देगा। इससे पहले जितनी भी सरकारों का एक माहौल रहा, कारपोरेट्स उसमें बेनिफिट करते थे, लेकिन सबसे ज्यादा जो बर्डन था वो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, फिर उसके बाद एक और हम टर्म यूज करते थे हिडन टैक्सेस ऑल्सो। तो इनके माध्यम से उनको फ्लीस करके कहीं ना कहीं एक सरकार अपने आप में एक बड़ा एक सेल्फ कॉन्फिडेंस फील करती थी कि हमने इतनी कमाई की, इतना यहाँ पे जनरेशन किया। मुझे लगता है हर एक की एक पार्टिसिपेशन, भागीदारिता, जैसे प्रधानमंत्री जी बार बार कहते हैं कि जन भागीदारी, एक भारत में एक बिगर एक जो टैक्स बेस है, एक बिगर जो पॉपुलेशन है, उनकी एक जन भागीदारी इसमें बड़ी है। और जो डोमेस्टिक आइटम्स हैं, जो पुअर लोअर मिडिल क्लास और मिडिल क्लास। ठीक है, पठानिया साहब की आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही है, दोबारा हम पठानिया साहब को कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे, लेकिन सूद साहब हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। सूद साहब, जीएसटी पहले बहुत कॉम्प्लेक्स लगता था लोगों को, अब की बार थोड़ा सरलीकरण के साथ लोगों के सामने प्रेजेंट हुआ है, तो पीएम का विजन भी हमें समझ में आ रहा है। लेकिन इस पिक्चर के पीछे क्या कुछ कॉम्प्लेक्सिटीज भी हैं जिनको आगे अगले रिफॉर्म में दूर किया जाएगा? देखिए, कॉम्प्लेक्सिटी नंबर 1 है कि इसका जो सरलीकरण जो व्यापारी के लिए है वो अभी पेंडिंग है। वो मेरे ख्याल नेक्स्ट जीएसटी 3.0 में आएगा। पर एक जो मेन चीज आएगी, जिस तरह से प्रधानमंत्री जी ने भी कहा है कि 2.5 लाख राजस्व में घाटा होगा, वो इनकम टैक्स का भी श्रेय है उसमें। तो जो जीएसटी रिफॉर्म्स में ऑलमोस्ट 45,000 से लेके 50,000 करोड़ रुपए की वो सोचते हैं कि इस टाइप का आलंकन किया गया कि घाटा होगा। अब उसको कुछ तो जो हमारी कंजम्पशन बढ़ेगी उससे जीएसटी की कलेक्शन बढ़ेगी, क्योंकि इनडायरेक्ट टैक्स है। तो लोग जब ज्यादा चीजें खरीदेंगे तो टैक्स में कोई ना कोई बढ़ोतरी होगी। पर मेन चीज जो एक चीज जो आएगी वो सामने आएगी, जो हमारे जैसे स्टेट हैं, जैसे जम्मू कश्मीरी है या हमारा हिमाचली है, जो कि एक कंज्यूमर बेस्ड स्टेट्स हैं, जहाँ पे ज्यादा सामान जो है बाहर से आता है, अपना जो उत्पादन बहुत कम रहता है। तो उस केस में जो है, जैसे कि हमारा जो पहले जब 2017 में 1 जुलाई 2017 से जब लगा था हमारा जीएसटी कानून लाया था, तो उसमें एक स्टेट्स को कंपनसेशन पैकेज के बारे में बात करी थी कि अगर जो आपको कोई
जो पुराने कर थे, जो ऑलमोस्ट 12 से लेकर 16 तक के कर थे, जिनको सबस्यूम करके जीएसटी बनाया गया था, कि उसमें अगर ये आपके राजस्व में, स्टेट के राजस्व में कुछ घाटा होता है तो सेंटर उसको पूरा करेगी। तो वो अवधि खत्म हो रही है तो 2026 में, तो उस अवधि को बढ़ाना जरूरी है, क्योंकि हिमाचल ठीक है। में भी जब देखा जाएगा तो आपकी जब जीएसटी की कलेक्शन कम होगी तो स्टेट का शेयर जो है वो कम हो जाएगा। तो उसको किस तरह से आप पूरा करेंगे उसके बारे में भी एक जो है ब्लूप्रिंट जो बिल्कुल है सही वो कह रहे हैं आप, जरूर ये चाहिए। चैलेंजेस रहेंगे। राजीव सूद जी, बहुत समय की कमी है, आप दोनों का, आरएस पठारिया साहब बीजेपी एमएलए हमारे साथ जुड़े हुए थे, राजीव सूद जी और सुहेल काजमी जी पॉलिटिकल एनालिस्ट, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया न्यूज़ 18 के साथ जुड़ने के लिए। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।